हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट 5 डील विद ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, privileges, powers and so on of the parliament. The Parliament of India consists of three parts, that is President, the Council of States and the House of People, that is President, Rajya Sabha and Lok Sabha. In 1954, the Hindi names Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted by the Council of States and the House of People respectively. President is not a member of either House of Parliament and does not sit in the Parliament to attend its meeting. He is an integral part of the Parliament. This is because a bill passed by both the House of Parliament cannot become law without the President's assent. मतलब राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए संसद में नहीं बैठता है। वह संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 में है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 81 में है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 82 में है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 83 में है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 87 में है स्पेशल एड्रेस बाय पार्लियामेंट प्रेसिडेंट। आर्टिकल 89 में है चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 93 में है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 99 में है oath or affirmation by members. Article 102 में है disqualification of membership. Article 108 में है joint sitting of both houses in certain cases. Article 110 में है definition of money bill. आर्टिकल 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 115 में है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। आर्टिकल 116 में है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। आर्टिकल 120 में है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 123 में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा की कंपोजिशन एंड टर्म के बारे में। तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, जिसमें से 238 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एट प्रेजेंट राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 245, जिसमें से 229 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और 4 यूटीज को। 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 30 years. It was first constituted in 1952. It is a permanent body and not subject to dissolution. However, 1/3 members retire every second year. मतलब यह पहली बार 1952 में गठित हुआ। यह एक परमानेंट बॉडी है। इसका 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, जिसमें से 530 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और यूटीज को और 2 नॉमिनेशन होती थी बाय प्रेसिडेंट द्वारा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी और ये भी रिमूव कर दिया गया है बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट। एट प्रेजेंट लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543, जिसमें से 530 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और 13 यूटीज को। मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25 years। मतलब लोकसभा ज्वाइन करने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 25 साल। Normal term is 5 years. However, President is authorized to dissolve it any time, even before the completion of 5 years, and this cannot be challenged in any court of law. Can also be extended for 1 year during national emergency. However, extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate.
मतलब सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है। हालांकि राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी इसे किसी भी समय भंग करने के लिए अधिकृत है और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल लागू होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक विस्तार जारी नहीं रखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे डबल मेंबरशिप और ओथ की। डबल मेंबरशिप, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड to both the House of Parliament, he must intimate within 10 days in which house he desired to serve. In default of such intimation, his seat in Rajya Sabha become vacant. मतलब यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है। ऐसी सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाती है। If a sitting member of one house is also elected to other house, his seat in the first house became vacant. मतलब यदि एक सदन का कोई मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुना जाता है तो पहले सदन में उसकी सीट खाली हो जाती है। If a person is elected to 2 seats in a house, he should exercise his option for one. Otherwise, both seats became vacant. मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी सदन में 2 सीटों के लिए चुना जाता है तो उसे एक के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा दोनों सीटें खाली हो जाती है। Similarly, a person cannot be member of both the parliament and the state legislature at the same time. If a person is so elected, his seat in parliament becomes vacant if he does not resign his seat in state legislature within 14 days. मतलब इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार निर्वाचित होता है तो यदि वह 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल में अपनी सीट से इस्तीफा नहीं देता है तो संसद में उसकी सीट खाली हो जाती है। अब हम बात करेंगे ओथ और एफर्मेशन की। एमपी ओथ लेता है बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, जिसमें वो स्वेर करता है टू बियर true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to faithfully discharge the duty upon which he is about to enter. जब तक मेंबर ओथ नहीं लेता तब तक वो ना ही वोट कर सकता है ना ही हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज के लिए भी एलिजिबल नहीं होता। पर्सन इज लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट्स एज मेंबर बिफोर टेकिंग ओथ, knowing that he is disqualified for its membership and whether he knows that he is prohibited from sitting or voting in house by virtue of any parliamentary law. मतलब शपथ लेने से पहले सदस्य के रूप में प्रत्येक दिन बैठने या मतदान करने के लिए व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, यह जानते हुए भी कि वह इसकी सदस्यता के लिए अयोग्य है और क्या वह जानता है कि उसे किसी संसदीय कानून के आधार पर सदन में बैठने या मतदान करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि जब लोकसभा भंग होती है तो जो बिल चल रहे होते हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट, a bill pending in the Lok Sabha lapses whether originating in Lok Sabha or transmitted to it by Rajya Sabha. Second, a bill passed by the Lok Sabha but pending in the Rajya Sabha lapses. Third, a bill not passed by the 2 houses due to disagreement and if the president has notified the holding of joint sitting before the dissolution of Lok Sabha does not lapse. A bill pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha does not lapse. A bill passed by both houses but pending assent of the president does not lapse. A bill passed by both houses but returned by the president for reconsideration of house does not lapse. अब हम बात करेंगे quorum के बारे में. It is the minimum number of members required to be present in the house
before it can transact any business. It is 1/10 of the total number of members in each house, including the presiding officers. Quorum. ये किसी भी कार्य को करने से पहले सदन में उपस्थित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या है। यह पीठासीन अधिकारियों सहित प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा है। कोरम इन लोकसभा मिनिमम 55 मेंबर्स एंड इन राज्यसभा 25 मेंबर्स। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, the Constitution has declared Hindi and English to be the languages for transacting business in the Parliament. Second, the first hour of every parliamentary sitting is slotted for question hour. During this time, the member asks question and the ministers usually give answers. The questions are usually 3 types: start question, unstart question, short notice question. Start question requires an oral answer and hence सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। मतलब स्टार क्वेश्चन का आंसर ओरली किया जाता है और उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। मतलब अनस्टार्ट क्वेश्चन का आंसर रिटन में दिया जाता है और उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days एंड इज आंसर्ड ओरली। मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वह है जो 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं और ओरली उनका आंसर दिया जाता है। 0 hour is not mentioned in rules of procedure. Unlike the question hour, it is an informal device available to the members of the parliament to raise matters without any prior notice. It starts immediately after the question hour and lasts until the agenda of the day. मतलब 0 hour प्रश्नकाल के विपरीत प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह संसद के सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए उपलब्ध एक अनौपचारिक उपकरण है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन के एजेंडा तक चलता है। Lame duke session refer to last session of existing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected. Those members of existing Lok Sabha who could not get re-elected to new Lok Sabha are called lame ducks. मतलब लेम डक सत्र नए लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र को संदर्भित करता है। मौजूदा लोकसभा के वह सदस्य जो नए लोकसभा के लिए दोबारा निर्वाचित नहीं हो सके लेम डक्स कहा जाता है। नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ प्रीसीडिंग ऑफिसर। मतलब सामान्य सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर पीठासीन अधिकारी की सहमति से किए गए प्रस्ताव के अलावा कोई चर्चा नहीं हो सकती है।